सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। क्या ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, हम किसको दोषी ठहराएं। मैं सबसे पहले सभापति महोदय आपका मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने बजट पे बोलने का समय दिया है। मैं तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को खत्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं, मिर्जा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब, ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है, सबका साथ सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय, का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं, जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों के उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता
और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है। और ये डील नहीं है जो हम आप सब समझ पा रहे हैं, शायद 70 वर्ष के लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि हमने अपना बाजार एक बार और खोल दिया है। $500 बिलियन का व्यापार एक तरफा, हमारे आत्मनिर्भरता कहां जाएगी? स्वदेशी नारा हमारा कहां जाएगा? हमारे देश की जनता भाजपा से कह रही है कि जहां तक हमें मालूम है डील एक तरफा नहीं होती है। क्या ये बनी वहां पहुंची यहां जहां जैसे कोई एक पक्ष मान रहा हो? जनता भाजपा से यह भी जानना चाहती है कि 0 बड़ा के 18। सभापति महोदय, भाजपा का समझौता गणित क्या यह है कि 18 0 के बराबर है? क्या 18 हमारा 0 के बराबर है? सभापति महोदय, सोने के भाव कहां पहुंच गए? पहले गरीब सोचता था जब हम अपनी बेटी की विदा करेंगे तो कुछ सोने का एक सामान खरीद करके दे देंगे उसको। जैसे जैसे बीजेपी की सरकार चली और आगे बढ़ती गई, 12 साल ऐसे हैं आ गए कि अब तो चांदी तो दूर, अगर यही सरकार चलती रही तो लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी गरीब अपनी बेटी की विदाई नहीं करा पाएगा। कैसे अपने भविष्य के लिए 2 पैसे जमा कर पाएगा? मतलब आज क्या खाएगा, कल के लिए क्या बचा पाएगा? ये किसानों के बड़े सवाल हैं। भाजपाई किसानों को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये किसी और को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कुछ अदृश्य लोग हैं जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका बजट, जो बजट बनाते हैं, वो आम जनता का ना उसमें जिक्र है ना फिक्र रहती है। और अगर फिक्र होती उनको तो किसान की खाद समय पर मिल जाती, उनको बीज समय पर मिल जाता, सस्ती बिजली उपलब्ध हो जाती, सिंचाई या सिंचाई मुफ्त हो जाती थी। और मुझे याद है सभापति महोदय, समाजवादी सरकार में हम लोगों ने किसानों की सिंचाई मुफ्त करने के भी फैसले लिए। कीटनाशक दवाइयां कितनी महंगी हैं और सरकार ने किसानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। मंडियों पे कहीं कोई खरीद नहीं है, और अगर खरीद हुई है तो सरकार बताए कि धान, आलू या गेहूं की खरीद में तो मिल जाते हैं उसको कीमत, लेकिन धान और आलू जैसी फसलों पर कोई सरकार कीमत नहीं दे पा रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी इस बजट में जनता को टैक्स में न छूट देना टैक्स शोषण है। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की
मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। सेम। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश, जो घंटा बजता था सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है। केवल घंटा ही लापता नहीं है, सभापति महोदय, नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से मां गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। मां गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स, आज किस हालत में है मां गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर, इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। ये अपनी अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं झुके झुके जीवन भर भूं पर। मानव बदकिस्मत है, लेकिन क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर अंगारे सी क्या दहक नहीं सकती हैं? जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रही है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विकसित भारत तभी विकसित भारत माना जाएगा जब हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा। और जब तक हक नहीं मिल रहा उनको, तब तक शायद विकसित भारत का देखने का सपना आधा अधूरा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माइग्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को एक फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट का लाभ लिए अगर अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर प्राप्त करे तो उसे अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है? हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है। और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है।
माननीय वित्त मंत्री जी के सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि मनरेगा एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें गरीबों को ग्राम स्तर पर रोजगार मिलता था, राइट टू वर्क के अनुसार थी। इस योजना को समाप्त करते हुए आपने क्या नाम रखा है? बीबी राम जी। और हमारे राम जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ है हमारे राम जी? पीछे बैठे, जिन्हें बचपन से हम देखते आए राम जी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि राम जी सदन में बैठे हैं, लेकिन आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। आपको उनको यहाँ नहीं बैठा सकते, आपको यहाँ बैठाना चाहिए नंबर 2 पर। अगर आप सच्चे मायने में सभापति महोदय बीपी राम जी, आप कृपया देखिए वित्त मंत्री राम जी को ही नहीं जानती हैं। अखिलेश जी हे भगवान, हम क्या करें अब? अखिलेश जी आप कृपया बजट पे आ जाइए। आप कृपया बजट पे आ जाइए अखिलेश जी। सभापति महोदय बजट पे आइए, बजट पे आइए। एक मिनट क्या बोले? फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। नहीं सभापति महोदय, नहीं जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीवी राम जी नाम बदल दिया आपने। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, उसको क्या मिलेगा अब? जहां पर 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। जब 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं और 40% व्यय प्रदेश सरकारों पर डाल दिया गया है, ये स्कीम कैसे चलेगी आपकी? मैंने पहले ही कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहा है, एनसीआरबी के आंकड़े सरकार के पास होंगे कि किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है। जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक हम दोगुनी आय कर देंगे। आप बताइए, आलू की पैदावार की क्या आय दोगुनी हो गई? धान की पैदावार करने वाले की आय दोगुनी हो गई। आपको गाय से बहुत प्रेम है। हमारे क्षेत्र में खुद एक काऊ मिल्क प्लांट बना, यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट। आपकी सरकार ने उसको बंद कर दिया। आप कहते गाय की सेवा करो, लेकिन पहला यूपी का काऊ मिल्क प्लांट वो आपसे बंद हो गया। अगर शायद हम ऊंट के मिल्क की चॉकलेट बना रहे होते उस प्लांट से तो वो प्लांट चलता रहता। और जो एयर क्वालिटी के इंडेक्स है उसमें हम दुनिया में कहाँ हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बजट दिशाहीन है। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा, लेकिन हमारे गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा। जिस तरह एआई पे बात की गई है, एआई अगर अच्छाई और भलाई के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी पे कितना रिसोर्सेज हैं कि एआई और जितना भी हमारा वो है जो बजट है वो सबसे ज़्यादा खर्च वो करते हैं दूसरों को बदनाम करने के लिए। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय का धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बजट को गरीबों की तरफ मोड़ेगी, पीडीए के लोगों की तरफ मोड़ेगी, जिससे वो भी मुख्य धारा में खड़े हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।